नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक बेहद अहम मसला लेकर हम आपके सामने आए हैं जिसमें देश की सुरक्षा भी जुड़ी है, हमारे सैनिकों की आन बान और शान भी जुड़ी है। भारत में जब भी पुलिस व्यवस्था पर बात की जाती है तो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी और राजनीतिक दलों के दबाव का हवाला देते हैं। लेकिन जब बात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ के कामकाज की होती है तो उनकी ये शिकायतें लागू नहीं होती हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में हर स्तर पर असंतोष अब बढ़ रहा है। यह असंतोष पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को लेकर ज्यादा है। इस बारे में सभी केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मचारियों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। थक हार कर इन अधिकारियों ने अदालत का सहारा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट से इनको जीत भी मिली, लेकिन फिर सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे दी और 2 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकार, हमारे अपने ही लोग, हमारे ही सशस्त्र बलों के जवानों के, सशस्त्र बलों के अधिकारियों के दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इनकी ये डिमांड कुछ जायज़ नहीं है? आज हम इसी को समझेंगे इंडिया लीगल में। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ही खास पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी के बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा जी, पूर्व एडीजी बीएसएफ के। और हमारे साथ हैं जस्टिस के श्रीधर राव, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी हाई कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का मेरे इस शो में। और हमारे साथ बीएसएफ और आईटीबीपी के भी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एमएस मल्ही साहब, आईजी बीएसएफ रह चुके हैं, श्री जयवीर सिंह डीआईजी आईटीबीपी रह चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इस पूरे शो में। और सबसे पहले ये मसला शुरू होता है इस बात से कि जो हमारे तमाम बीएसएफ के जवान हैं या आईटीबीपी के जवान हैं, आमतौर पर यदि हम ये समझें कि कौन ऐसा है जो देश की सुरक्षा करता है, कौन ऐसा है जो सबसे पहले दुश्मनों की नज़र में आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चा भी हमें बताता है कि बीएसएफ के लोग सबसे पहले दुश्मनों से भिड़ते हैं। ऐसे में शांति के समय सीमा पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए और देश में कभी भी असंतोष या दंगों के दौरान स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए पहुंचने वाले केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों के भीतर सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है? हर पल चौकन्ना रहने के बावजूद जब बाकी सेवाओं से तुलना की जाती है तो कई ऐसी विसंगतियां हैं जो सामने आती हैं। कई मामलों में पुलिस बल काफ़ी नीचे है। ख़ास बात यह है कि 30-35 साल की नौकरी करने के बाद भी ये अपने संगठन में मुखिया तक नहीं बन पाते। खासकर बीएसएफ की हम बात करें तो ऐसा क्यों है, ये समझना ज़रूरी है। और क्यों असंतोष बढ़ रहा है, ये देखना भी ज़रूरी है। हाल ही में बीएसएफ के एक जवान की ओर से आधी जली हुई चपाती, पानी से भरी हुई दाल वाले खराब खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने के बाद बीएसएफ और तमाम केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल यानी सीएपीएफ में कामकाज की स्थितियों और सुविधाओं पर काफी सवाल उठे। लेकिन परिस्थितियों और सुविधाओं का ये मसला सिर्फ जवानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन केंद्रीय संगठनों के निचले और मध्यम वर्ग के अधिकारियों से भी जुड़ा हुआ है। भारत में सीएपीएफ के तहत 5 पुलिस सशस्त्र बल हैं, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल है। ये सभी गृह मंत्रालय के तहत आते हैं और रक्षा मंत्रालय से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका मुख्य कार्य किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या फिर सीमा पर हुई झड़प या फिर उग्रवाद जैसी घटनाओं में राज्य की सहायता करना है। इन सभी संगठनों के मुखिया आईपीएस अधिकारी ही होते हैं। वरिष्ठ पदों पर भी ज्यादातर आईपीएस अधिकारी ही नियुक्त होते हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर को फील्ड में काम करने का अनुभव नहीं होता। आलम यह है
कि भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के नए महानिदेशक ने चीन सीमा देखी तक नहीं है। इन बलों में आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 5 साल के लिए आते हैं। निचले और मध्यम स्तर पर अधिकारियों की सीधी भर्ती होती है, लेकिन इनमें कुछ ही वरिष्ठ पदों पर नियुक्त होते हैं। समस्या यहीं पर आ रही है। सीएपीएफ के ग्रुप ए के अधिकारियों के कैडर में ठहराव आ गया है, यानी उन्हें उचित पदोन्नति नहीं मिल रही है। वास्तविकता यह है कि सीएपीएफएस के अधिकारी अपने 35 साल के करियर में 1 या 2 प्रमोशन लेकर रिटायर हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ पदों की कमी ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी है। इन अधिकारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की सुविधा नहीं मिली है। सरकार का तर्क ये है कि इनका संगठित कैडर नहीं है। ऐसे में पूरी निष्ठा और योग्यता से काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए कैडर की समीक्षा हर 5 साल में की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि बीएसएफ के मामले में कैडर समीक्षा 2 दशकों के बाद यानी 2016 में हुई। इस बारे में दाखिल 7 मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाए, लेकिन इस आदेश को भी करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। ये तब होता है जब केंद्रीय पुलिस बलों में कमीशन अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन। सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा, जब से सोशल मीडिया ज़्यादा मुखर हुआ है, कि कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिकायतें सबके सामने रखी हैं। और इन जवानों की अगर यदि मैं फहरिस्त देखूं तो सबसे ज़्यादा संख्या बीएसएफ के जवानों की है, सीआरपीएफ के जवानों की है, आईटीबीपी के जवानों की है, जो बार बार ये कह रहे हैं, उनके अधिकारियों की है जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके साथ संतुलन नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ बराबरी का दर्जा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आखिर शिकायत किस बात की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन जो है 1965 में हुआ और ऑफिसर कार्डर का गठन 1966 में होना शुरू हो गया जी। जो बीएसएफ के अपने कार्डर ऑफिसर्स थे जी। 2 साल पहले बीएसएफ ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है जी। तो बीएसएफ का जो ऑफिसर कार्डर है वो 51 ईयर से ज्यादा पुराना है। तब भी आज तक जो सबसे बड़े पद हैं फोर्स के वो बीएसएफ कार्डर ऑफिसर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि ये ऑफिसर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और जो मोस्ट हॉस्टाइल बॉर्डर हैं इंडिया के, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है या एलओसी है, वहां पर बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है इनका। और अगर इनको ऊंचे पदों के ऊपर रखा जाए, सबसे श्रेष्ठ पद के ऊपर रखा जाए, जो कि फोर्स की पूरी समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं, तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है जी। लेकिन आईटीबीपी को लेकर जयवीर सिंह साहब, ये सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दुर्गम क्षेत्र में आईटीबीपी है, तो आपको लगता है कि बीएसएफ की जो स्थिति है वही आईटीबीपी की भी है? बिल्कुल सही बात है। बीएसएफ के से पहले ये 62 में आईटीबीपी रेज हुई थी 24 अक्टूबर को, और उसके बाद जो है मतलब इसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे होती गई और 66 में जो है पहला जो आईटीबीपी ऑफिसर्स थे वो लिए गए थे। और यहाँ तो बीएसएफ में तो फिर भी एडिशनल डीजी लेवल तक गए, आईटीबीपी में तो आईजी लेवल से ऊपर कोई भी नहीं अफसर गया है जी। और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बॉर्डर का इतना अधिक है कि हम बिल्कुल बॉर्डर पर जो है जहाँ 19,000 एंड अबव की पोस्टें हैं वहाँ पर राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर डिप्लॉयमेंट रहते हैं। हमारे लड़कों को तो दूसरी नई शक्ल देखने के लिए भी जो है तरसना पड़ता है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर के पैदल चलना पड़ता है और दुर्गम स्थान है और एल्टीट्यूड, बर्फ़
ये सारी चीज़ों का सामना करना होता है। वहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं उनका जितना वास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो वेदर कंडीशन से फाइट करने का हो, चाहे जो जिस टास्क के लिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है उसको पूरा करने के लिए हो, उन सब का जितना वास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत कम लोगों में मिलता है। इसकी सबसे ज़्यादा शिकायत इसलिए भी है कि जो उच्च पद हैं वहाँ पर पुलिस के लोग आ जाते हैं। और हमारे साथ पीके मिश्रा जी हैं, पूर्व ईडीजी बीएसएफ के। आपने दो उदाहरण देखा मिश्रा जी कि और किस तरह से एक अंदर से दर्द भी है और शिकायत भी है कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस की, जो हमने ये आम तौर पे जो हम समझते हैं कि पुलिस की एक्सपर्टीज जो होती है वो क्राइम को सुलझाने में ज़्यादा होती है, इन हाउस जो हमारे अंदर सब कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़्यादा हो रही है। बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब कुछ एक एक्सपर्ट जॉनर है, उसके बाद भी पुलिस वालों का क्या काम है वहाँ पर? राजश्री, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसको अपने साथ बहुत देखा है और बहुत सहा है। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्स, और जिस तरीके से हम बना वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते। जो दर्द हमने सहा है इस पदवी पर आने के लिए मैं यहाँ वक्तव्य करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को गर्व है कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ तक पहुंच चुका, जो कि मैं अपने जब मैं ज्वाइन किया था शायद मैं नहीं सोचा था कि मैं कमांडेंट पदवी पर भी जा सकता हूँ। बताना चाहता हूँ कि जो हम जो अफसर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में, हम बॉर्डर में जवान के साथ उसी बीओपी में रहते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट में रहते हैं, वो एलओसी में हो या इंटरनेशनल बॉर्डर में हो, और तकरीबन 20 साल सर्विस उनके साथ करके उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, उनका फैमिली के बारे में पता लगाते हैं, उनको छुट्टी कब दिया जाना चाहते हैं ये देखते हैं, उनका फैमिली का नाम भी हमारे दिमाग में होता है, उनके साथ ऑपरेशनल ड्यूटी में खुद जाते हैं। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि यहाँ पर जो है हमसे 20-20 साल से कम उम्र के जो आईपीएस अधिकारी हैं वो डेपुटेशन में आ जाते हैं, बड़े बड़े पदवी पर आ जाते हैं। देखने में आया कि देखिए जैसे हम एडिशनल डीजी बने, बस वही एक ही एडिशनल डीजी रह गया, उसके बाद अभी तक डीजी रैंक देना नहीं चाहते हैं। इसके बाद देखिए एक छोटा सा फोर्स है जो कोस्टल गार्ड, कोस्टल गार्ड जो है वहां पर डीजी पदवी जो है कोस्टल गार्ड का अपना ऑफिसर्स बने हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में बनने नहीं देते कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि ये कैडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है ताकि इनका डेपुटेशन चलते रहेंगे और ये अपने पुलिस वाले लोग अपनी सुविधा के लिए ये करते रहते हैं ताकि अपना प्रमोशन जो है वो लेते रहते हैं। जस्टिस राव, बार बार ये सारे मसले जो है शायद इसी वजह से अदालत के सामने भी गए और वहाँ पर ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसलिए इन्हें ज़रूरी है कि इस तरह के सुविधाएं दी जाएं। सुविधाओं का मतलब मेरा ये है कि पुलिस वाले इनकी देखरेख करें, इन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हम कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इस पूरे लॉजिक में कहीं दम है? और इसके अलावा क्या सरकार भी इसको लेकर और अदालत में ये मामला जैसे चल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे इनके मोराल को भी प्रभावित तो हो रहा है और जो लॉजिक है ये सरकार का वो कहीं स्टैंड नहीं करता? अब देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर because second administrative commission, reforms commission has categorized them as organized sector. But the question is, these BSF people have not exposed their grievance comprehensively before the courts. Now only one litigation was initiated in the Bombay High Court, this Delhi High Court, and they got an order in their favor. An appeal is there. In that they are only asking for non-functional financial upgradation. That's all. In fact, they have got a very good case to espouse with regard to the deputation issue and also with regard to the promotional these things and increasing the number of the promotional posts and all those things. They can definitely espouse before the court, and I don't think that the court will ignore the grievance or gloss over. They will definitely get the relief, but only thing is they have not espoused their grievance before the court.
they are just they have made one step जी, in that अपनी direction. बात को इन लोगों ने रखा नहीं है ठीक से अब तक। They have not gone to the court with all comprehensive for the बिल्कुल। comprehensive reliefs. बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना था, किस लिए बीएसएफ के कैडर ऑफिसर्स इसको कोर्ट में नहीं रख सकते हैं। राजश्री, मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो रूल्स बना है बीएसएफ में, ये एक्ट एंड रूल आर्मी को कॉपी करके बनाया गया है। जो सीआरपीएफ का है वो तकरीबन सिविल रूल अप्लाई करता है। जी। तो बीएसएफ में जो है आज तक ना वो एसोसिएशन बनाने देते हैं, ना कि उन अफसर्स को सुनाया जाता है, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैडर ऑफिसर्स को कभी बुला है, कभी एक बार भी बात करने के लिए। दूसरे है बॉर्डर जो मैनेजमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो बॉर्डर मैनेजमेंट सेल खोले हैं, उस बॉर्डर मैनेजमेंट में तो आईटीबीपी बीएसएफ रहना चाहिए, क्योंकि यही तो बॉर्डर मैनेज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि बीएसएफ और आईटीबीपी के अफसर चाहिए। वो बाबू लोग जो है, एमएचए के बाबू लोग हैं, वो बॉर्डर मैनेज करते हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट सेल में उन्हीं को रखा गया है, वही लुक आफ्टर करते हैं। इस वक्त पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे तमाम जो संस्थान हैं, जो तथाकथित रूप से सरकार की नज़रों में अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और ये कहा जा रहा है तमाम बीएसएफ के अंदर के अधिकारियों का, जवानों का ये कहीं ना कहीं असंतोष है कि पुलिस वाले आकर उनके ऊपर एक तरह से राज करते हैं, और जबकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उस काम की है ही नहीं जो काम बीएसएफ या आईटीबीपी कर रहा है। आपका क्या टेक होगा इस पर? क्या आपको लगता है कि पुलिस सर्विस के लोग जब बीएसएफ में या आईटीबीपी में बड़े पदों पर जाते हैं, आईजी और डीआईजी के पदों पर जाते हैं, तो वो एक तरह से छुट्टी मनाने के मोड से जाते हैं, न कि उन जवानों के दर्द को वो समझते हैं और न ही उनके अधिकारियों के दर्द को समझते हैं, बल्कि वो रोड़ा बन जाते हैं अंदर के अधिकारियों के लिए? राशि जी नमस्कार, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और इस विषय के ऊपर चर्चा आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन बलों का गठन आईपीएस और आईपीएस अफसरों ने ही किया था। के.एस. रुस्तम जी, अश्वनी कुमार जी, और इसके अलावा मैं कई नाम गिना सकता हूं जिन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का योगदान इन फोर्सेस के गठन और इसको खड़ा करने में अपना योगदान और खून पसीना दिया जी। लेकिन आपने जो बात कही है कि अगर कोई डीआईजी और आईजी के पद पे जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि शायद उसका वो अनुभव और वो परिपक्वता नहीं आएगी क्योंकि कमांडेंट लेवल पे। अगर एंट्री आईपीएस अफसर की कमांडेंट लेवल पर नहीं है, केवल आईजी और डीआईजी लेवल पे है, मैं ये कह सकता हूं कि शायद वो उतना उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि कोई चीज अब ऐसी नहीं है जर्नलिस्ट के लिए कि जर्नलिस्ट आए और आईजी बन करके आए और वो वही कहते कि जो कि यहाँ के असिस्टेंट कमांडेंट जो कार्डर ऑफिसर्स का अनुभव और परिपक्वता वो मेरे अंदर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब सुपर स्पेशलिटी का युग है और अगर कमांडेंट स्तर पर आईपीएस अफसर ने उस पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, मैं समझता हूं कि उसका योगदान आधा अधूरा रहेगा। इसलिए जो आईपीएस अफसर कमांडेंट स्तर पे नहीं जाते हैं, शायद मेरा अपना अभिमत ये होगा कि उनको डीजी बनने का भी अधिकार नहीं होगा। जो कमांडेंट ना बना वो डीजी भी न बने, लेकिन जो कमांडेंट बना है, जिसने फोर्स के साथ कम से कम 10 साल 15 साल दिए हैं, उसको पूरा अधिकार है फोर्स के डीजीपी बनने का। आईपीएस अधिकारी ने बड़ी खूबी के साथ इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का नेतृत्व किया है, परिपक्व मार्गदर्शन किया है। लेकिन आपकी बात को पुनः बल देते हुए कि अगर कमांडेंट स्तर पे आपने योगदान नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि आप वांछित योगदान और परिपक्वता के साथ वो आप मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं जो कि आप कमांडेंट स्तर पे आप अगर सहभागिता निभाई है। लेकिन एक विक्रम सिंह जी, एक ग्रीवांस ये भी है, एक दर्द ये भी है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने कभी सीमा तक नहीं देखी होती है, जो सीमा के दर्द को नहीं समझते हैं, जो कभी भी वहां पर घूमने तक नहीं गए होते हैं, वो जाकर इन बड़े जो सशस्त्र बल हैं उनमें जाकर बड़े पद पर सीधे चले जाते हैं, और वो कितना न्याय कर पाएंगे अपने मातहतों से, अपने अधिकारियों से, अपने जवानों से? देखिए, पुलिस का काम, चाहे यूपी पुलिस में हूँ, मैं खुद सीआईएसएफ में एडिशनल डीजी के पद पे गया था जी। मैं कभी भी पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं गया, लेकिन गया था। लेकिन मैंने अपने शोल्डर लेबल्स पे और कलर्स को सीआईएसएफ का ही माना था, मैंने आईपीएस का अपने को नहीं माना था। पहले आपको देखता कि जब आप जिस अर्ध सैनिक बल में आप जा रहे हैं, आप उसकी और वो आपका है, आप बाकी चीजें भूल जाइए।
और आईपीएस ऑफिसर दे आर फास्ट लर्नर्स। लेकिन आपकी बात को मैं बल देता हूं, मैं सहमत हूं कि अगर आपने एज ए कमांडेंट सीमा पे नहीं गए, एज ए कमांडेंट आपने उनके मैसेज में आप नहीं रहे हैं, एज ए कमांडेंट आपका एक भावनात्मक लगाव नहीं जुड़ा कर्मचारियों से, सिपाहियों से, तो शायद एज आईजी और डीजी आप बहुत कामयाब नहीं होंगे, मेरा बिल्कुल मानना है। बिल्कुल आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बड़ी लिमिटेड होगी अगर आपने कमांडेंट स्तर से शुरुआत नहीं की। बिल्कुल। हमारे साथ एमएस मलही साहब मौजूद हैं, विक्रम सिंह जी आईजी बीएसएफ। मलही साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मलही साहब, आप विक्रम सिंह जी की जो बात है कि कमांडेंट लेवल पर यदि कोई आईपीएस अधिकारी भी आता है तो आखिर आपत्ति क्या है? वो भी तो सेना के साथ रहता है, वो भी उनके दर्द को समझ लेगा धीरे धीरे। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इमीडिएटली जब फोर्स बनी 1965 में, तो तब ये हमारे पास ऑप्शन थी कि ऑफिसर्स आर्मी से लिए जाएं या पुलिस से लिए जाएं जी। लेकिन उस टाइम के सेना अध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने आर्मी से ऑफिसर स्पेयर करने के लिए अपनी परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्टली क्योंकि आर्मी का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। 65 की लड़ाई हो चुकी थी, उसके पहले 62 की लड़ाई हो चुकी थी और आर्मी का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। तो रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर्स को पहले लिया गया। लेकिन उसके साथ ही 1966 में बीएसएफ के अपने काडर का गठन करने के लिए डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स ले लिए गए। सो ये मानना तब ये थी कि इनिशियली कुछ सालों के लिए आईपीएस ऑफिसर और रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स इस फोर्स में रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये काडर बिल्टअप हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, इसलिए इनमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पाए हुए और उसी एक्सपीरियंस के अफसरों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आज 51 साल 52 साल होने के बाद भी ये जो सिस्टम है उस कदर इसको बिगाड़ा गया कि बाहर से एंट्री जो है वो चलती रही है और 52 इयर्स के बाद भी काडर ऑफिसर जो हैं वो ऊंचे पद पर नहीं जा रहे। बिल्कुल जी, और यही सबसे बड़ा दर्द भी है। जयवीर सिंह जी, आपको भी लगता है कि इसी वजह से, केवल पुलिस वालों की वजह से, उनके अचानक एंट्री की वजह से ही जो अंदर के ऑफिसर हैं वो दबे रह जाते हैं? अंदर मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाना चाहूँगा कि ये डेपुटेशन जो है ये किस लिए शुरू हुआ था। कोई भी डिपार्टमेंट या फोर्स जब खड़ी होती है तो उसको खड़ा करने के लिए और उसकी कार्रवाई को शुरू करने के लिए, बिल्टअप करने के लिए जो है ये डेपुटेशन का प्रोविज़न रखा गया है। लेकिन कुछ जब वो डेपुटेशन में उसका अपना काडर बन जाता है और उसके ऑफिसर्स जो है सक्षम हो जाते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो उसको अपने फोर्स को चला सकें, तो ये डेपुटेशन सिस्टम बंद हो जाना चाहिए एज पर रूल्स। लेकिन ये कंटिन्यूटी में जो है ये रखा गया है ताकि उन एंट्री होती रहे और जो काडर ऑफिसर्स हैं उनको जो है ऊपर आगे ना बढ़ पाए। जी, विक्रम सिंह जी, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों के लिए एक आरामगाह सा हो गया ये, जिनको भी आप बड़े पदों पर नहीं पहुंचा सके, पुलिस के अंदर जगह नहीं है, तो आपने उनको सीआईएसएफ में भेज दीजिए, आप उनको बीएसएफ में बड़े पद दे दीजिए? क्या ये ज्यादा बड़ी वजह है? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन आईपीएस ऑफिसर्स का चयन होता है उनका कैरेक्टर रोल सर्वत्र और पूरा आद्योपरांत अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो उनका चयन ही नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग होने के बाद भी उनकी उपयोगिता काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो कि एमएचए है उनके द्वारा चयन किया जाता है। उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ईसीसी, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते, उनके द्वारा किया जाता है। अगर हम एक बार ही ये कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया न्यायोचित नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपना माइंड अप्लाई करके और अपनी विद्वता के आधार पर ये कार्रवाई करता है। इसमें आईपीएस अफसर क्या नहीं कहते कि हमें होम सेक्रेटरी बना दीजिए, लेकिन आज तक नहीं बनाया गया होम सेक्रेटरी। उसके पीछे कोई दर्शन होगा, कोई फिलॉसफी होगी कि आईपीएस अफसर को अपना ही काडर मैनेज करने के लिए उनको होम सेक्रेटरी अपने राज्य में और होम सेक्रेटरी केंद्र सरकार में नहीं बनाया जाता है। हालांकि यह मांग बहुत जमाने से रही है, लेकिन अब ये काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का विकल्प है। जी, लेकिन विक्रम सिंह जी, एक और सवाल इस वक्त मेरे मन में आ रहा है। जब मैं तमाम जवानों से, बीएसएफ के और सीआईएसएफ के और आईटीबीपी के जवानों से, उनके अधिकारियों से बात कर रही थी, तो एक दर्द उनका और भी है कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो महज 5 साल के डेपुटेशन पर आते हैं। 5 साल के डेपुटेशन में ही वो कितना जुड़ पाएंगे अपने तमाम जवानों से और अधिकारियों से, जबकि उनके अंदर के अधिकारी तो शुरू से उनके साथ रहे। अगर 5 साल के लिए कोई आया है तो नहीं जुड़ पाएगा,
मैंने यही आपसे निवेदन किया है, अगर आप कमांडेंट स्तर पे आप नहीं गए, आपने एज ए कमांडेंट आपने कम से कम 10 साल 15 साल व्यतीत नहीं किया, तो आपको उस फोर्स का, अर्धसैनिक बल का, डीजी तो छोड़ दीजिए, एडीजी होने का भी अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस बारे में चिंतन हो रहा है कि वो आईपीएस अधिकारी जिन्होंने कमांडेंट स्तर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया, सीबीआई में तो हो गया, क्या एज एन एसपी अगर आप नहीं गए सीबीआई में, तो एज डीआईजी आईजी आप नहीं जा सकते। जी लेकिन और ये हम समझते पैरामिलिट्री। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि एक आदर्श बात है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अभी की हकीकत कुछ और ही है। ऐसे लोग डीजी तक के पद पे जाते हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं और जो कि पूर्व एडीजी बीएसएफ रह चुके हैं। मिश्रा जी, आप इनकी बात को जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं विक्रम सिंह को पर्सनली जानता हूँ, इनके साथ काम भी किया हूँ और काफ़ी बार हम मिले हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत दर्द के साथ बताना चाहता हूँ, इस फोर्स में मैंने एडिशनल डीजी रहा और इस फोर्स कुछ अलग से हटकर है बाकी पुलिस डिपार्टमेंट से जी। ये एक बिल्कुल आर्मी जैसा फोर्स है, ये एक ही फोर्स है इंडिया में, पैरामिलिट्री फोर्स में, जिसका अपना इन्फेंट्री है, जिसका अपना एयरफोर्स एयरविंग है, जिसका अपना आर्टिलरी है, जिसका अपना नेवल फ्लीट है। ये नेवल फ्लीट, एयर फ्लीट और ये जो आर्टिलरी गन्स जो है किसी और पुलिस फोर्स में नहीं है। प्लस हमारे अपोजिट जो है फोर्स, हमारे जो पाकिस्तान रेंजर हो, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, इनके साथ या चाइनीज पीएलए हो, उनके साथ क्या क्या वेपन्स है, उस टाइप का जो अपना वेपन्स है उसके ऊपर भी ज्ञान होना चाहिए, जो पुलिस वालों के पास नहीं है। चाहे वो सवाल ही नहीं उठता है, ये कभी भी उनके पास नहीं है, ना उनके ऊपर इसके ऊपर उनका ज्ञान है, तब वो आकर के इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, उनको क्या पता है। पर वो कह रहे हैं कि अगर आप कमांडेंट स्तर पर लेके आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो ट्रेन हो जाएंगे। मैं एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ, राजश्री, कमांडेंट जो होता है ये बीओपी में नहीं रहता है जी। ये बीओपी में नहीं रहता है, कांस्टेबल्स के साथ काम नहीं करता है। विक्रम सिंह वो वही है जो असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, जो डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी और एसपी रैंक का। विक्रम सिंह जी का तर्क ले लेती हूँ, एक बार विक्रम सिंह जी का तर्क जरूर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करें। जी विक्रम सिंह जी, आप इस पर क्या बोलिए? मैं अपने विद्वान मित्र की बात को सम्मान पूर्वक आधा उससे सहमति व्यक्त करता हूँ और आधा असहमति व्यक्त करता हूँ। कमांडेंट स्तर पे जब कोई अधिकारी आईपीएस आता है 28 साल का, सीधे नेशनल पुलिस अकेडमी से आता है और 1-2 साल स्टेट में कार्य करने के बाद वो पैरामिलिट्री में जाता है। ये मान के चलिए, अगर भारत सरकार आईपीएस अधिकारियों को राजनयिक बना देती है, भारत सरकार उसको अभी सूचना में डाल देती है, जहां पर इस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है कि अगर बीटेक एमटेक तक उसको हैंडल करने में उसको पसीने छूट जाते हैं, अगर आईपीएस अधिकारी उसको हैंडल कर लेता है, राजनयिक बन सकता है। ये मान के चलिए कि आईपीएस अफसर जैसे आप है, जैसे कोई भी हो, वो एक फास्ट लर्नर है, कोई भी इक्विपमेंट, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, एफिशिएंट लर्नर है जी। और इसको लेते हुए आप जी विक्रम सिंह जी, मैं आप ये लॉजिक यहाँ पर समझा जा रहा है और इस तर्क पर भी जवाब है मल्ही साहब का कुछ जी। एक्चुअली हमारी आपत्ति उसी सिस्टम से है जिसकी मिस्टर विक्रम सिंह जी बात कर रहे हैं कि कार्डर कंट्रोलिंग हमारी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और कार्डर कंट्रोलिंग आईपीएस की भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। लेकिन जब हमारे ऑफिसर्स की जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं और उनकी वेतन वृत्ति है और उनकी प्रमोशन की बात आती है, तो हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है जी। और इसमें हर बार जो बात है आईपीएस की सुनी जा रही है। एक विडंबना ये है कि बीएसएफ के प्रॉब्लम्स सरकार तक पहुंचाने के लिए माध्यम जो है वो आईपीएस ऑफिसर है, जो बीएसएफ का या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डीजी होता है जी। तो जो हमारी ये डिमांड है कि डेपुटेशन बंद होना चाहिए, वो डिमांड सरकार तक उस जोर के साथ, उस ताकत के साथ पहुंचती नहीं है, और पहुंच सकती नहीं जब ये सिस्टम रहेगा। तो विक्रम सिंह जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे?
मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, आज के युग में ये उम्मीद करना भी कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडिशनल डीजी तक हमारे कार्डर ऑफिसर्स जाते हैं और ये बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये बात अविश्वसनीय है कि आपकी बात कार्डर कंट्रोलिंग ऑफिसर तक, गृह सचिव तक, गृह मंत्री तक नहीं आ सकती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बीएसएफ का सिपाही भी इतना महत्वपूर्ण है, सीआरपीएफ का सिपाही इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी बात माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी सुनते हैं और सुनना उनका कर्तव्य है। ये कह देना कि उपेक्षा है या चीजें, ये मतलब डिबेटेबल है, मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि आज इतने सम्मान में बीएसएफ सीआरपीएफ को रखते हैं, उनके अधिकारियों को रखते हैं, कार्डर ऑफिसर्स को रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विक्रम सिंह जी, एक आंकड़ा है मेरे सामने, वो ये है कि जो वॉलेंटियर रिटायरमेंट है वो बीएसएफ या इस तरह की तमाम जो सशस्त्र सेना है उसके अंदर ज़्यादा है, लगभग 5 से 6% है, जबकि 3% तक मान्य माना जाता है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ संवाद ही नहीं होता, जो जवान हैं, जो मातहत हैं उनका। और शायद इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि आईपीएस जो हैं वो दर्द नहीं समझ पा रहे हैं अपने ही जवानों का। जवानों के दर्द की बात चल रही है तो एक और समस्या है, आप हमारे साथ बने रहिए विक्रम सिंह जी। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेना को भी लेकर एक बड़ा असंतोष सा माहौल है। बख्शी साहब, ना अगर कॉमन मैन की तरह देखें, हमारे जैसे जो कॉमन मैन है वो सेना मतलब हमारे लिए सब कुछ आ जाती है, बीएसएफ भी हमारे लिए सेना है, आईटीबीपी हमारे लिए सेना है, लेकिन सेना की छवि हमारे दिमाग में वही होती है जो आप लोग जिससे संबंधित हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक जवान और एक बीएसएफ का जवान और एक सेना का जवान दोनों ही एक ही ऑपरेशन में शामिल हुए, यहाँ तक कि शहादत भी हुई, लेकिन दोनों की जो रिवॉर्ड है वो भी अलग अलग थे, दोनों के साथ जो व्यवहार हुआ वो भी अलग अलग हुआ। क्या आपको नहीं लगता, और सेना भी व्यवहार उनके साथ अलग करती है, दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, क्या आपको नहीं लगता कि सेना भी कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बीमारी एक ही है, चाहे वो लगती है बीएसएफ को या आईटीबीपी को या आर्मी को। जी। दूसरा कि आर्मी किसी भी तरीके से, मैं खुद रहा हूँ, मेरे साथ बीएसएफ बटालियंस रही हैं और हम एकदम एक जैसा व्यवहार क्योंकि कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए याद रखिए ये सिविल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि कैसे धीरे धीरे होता है। देखिए बीएसएफ जब रेज हुई थी तो वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन कहा गया था उनको। ये धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में कैसे आ गई, ये दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। देखिए आर्म फोर्सेज में जो वी आर नॉट मैनेजर्स एज ऑफिसर, वी आर लीडर्स, और लीडर्स वही होते हैं जो साथ साथ कंधा लेके चले, कंधे के साथ कंधा मिला के चले। ये नहीं कि आप पैरा ट्रूपर की तरह आ गए और डीजी बन गए। सो ये एक सबसे बड़ी त्रुटि है जो कि बीएसएफ में हुई है, और आप मानेंगे नहीं 20% आईपीएस ऑफिसर्स डीआईजी लेवल के ऊपर हैं, बिल्कुल जी, 50% हैं आईजी लेवल के ऊपर, और एक एडिशनल डीजी है, जबकि 5th पे कमीशन ने कहा था कि 50% होने चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कार्डर मैनेजमेंट हो रहा है और जो जिनको देखना चाहिए, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो बीएसएफ हो, दिस वाज सिविल कंट्रोल, सिविल आईटीबीपी आल्सो एंड असम राइफल्स आल्सो। हम लोगों का कंट्रोल था सिविल गवर्नमेंट, बिकॉज हम लोग डेमोक्रेसी हैं, और सिविल डज नॉट मीन ब्यूरोक्रेसी। सिविल मेंट पॉलिटिकल कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। हुआ क्या कि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स में बिजी हो गए, और जो गवर्नेंस है, अब गवर्नेंस नाम के आप जितनी भी दुर्दशा देख रहे हैं, ये हम गवर्नमेंट को कहते ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिजी है, इलेक्शन लड़ना है, अगला फिर इनॉग्रेशन के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है, लोगों से मिलने जाना है वगैरह। गवर्नेंस कौन करेगा? तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रह गया है, और ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है, ये जो भी गवर्नमेंट इज नेचुरल। आप अगर जो मेरा कोई पर्सनल स्टाफ है तो मेरे को एक्सेस है उसका हर समय, तो मैं उसकी बात भी सुनूंगा। इसी तरह आईपीएस और आईएएस, जो भी पॉलिटिसाइजेशन, इनकी बहुत हाईली पॉलिटिसाइज्ड कार्डर है ये, तो ये नेचुरली इनकी बात सुनी जाती है। एंड इट इज नॉट कि मैं कोई ग्रीवेंस कर रहा हूँ कि वो गलत करते हैं,
लेकिन गलत करने की काफी गुंजाइश आ जाती है। वो इस तरह से कभी नहीं देख सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक मैं जाऊं फॉरेन सर्विसेज में, मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मैं राष्ट्रपति जी का सचिव रह चुका हूँ, बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बारी अब्रॉड हुआ आया हूँ, ये वो सडनली मैं पहुंच जाऊँ साहब एडिशनल सेक्रेटरी MEA में, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे मुझे? जी क्यों? ये है कार्डर मैनेजमेंट जो है। अब सिंपल चीज रखी, बहुत सही बात कही इन्होंने कि जब गठन हुआ था तब हमने मदद मांगी थी। इंडियन आर्मी भी जब रेज हुई थी तो ब्रिटिश आर्मी वाले लोग थे, बिल्कुल जी, लेकिन चलेंगे उनको साथ में लेते जब चलेंगे। 1986 में जब कोर्ट ने कह दिया कि अब ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, तब तो आप चले जाइए। विक्रम सिंह जी, इन दो मुख्य जो सवाल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, जनरल बख्शी के द्वारा भी और मल्ही साहब के द्वारा भी। पहली बात तो ये कि आप लोग एक तरह से पॉलिटिसाइज्ड बिल्कुल हैं कार्डर के रूप में देखा जाए, और कार्डर मैनेजमेंट हो रहा है इन तमाम सेना में आपको भेज कर। आपको लगता है कि ऐसा ही है? मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। मेरे विद्वान मित्र बहुत परिपक्व और बहुत अनुभवी है, और उनकी बातों को सर माथे रखते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि वर्ल्ड व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज में भी नहीं, फोर्सेज में भी नहीं। और इसके साथ ही साथ हम ये उम्मीद कर लें कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे जीवन काल में बदल जाएगा, वो बदलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, वो भी होने वाली नहीं है। IPS ऑफिसर और आप लोग एक ही इम्तिहान से UPSC के आते हैं, IAS भी आता है। IPS ये कहता है कि हमारे ऊपर IAS क्यों है, IAS कहता है हमारे ऊपर राजनेता क्यों है, और हमारे पैरामिलिट्री के विद्वान अधिकारी कहते हैं कि IPS अफसर क्यों सीनियर लेवल पे हमारे यहाँ आते हैं। ये हो सकता है, आपकी बात में बहुत बल है और जो बहुत मेरिट भी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शायद वो स्वीकार्य नहीं। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि पहले जो पैरा ड्रॉपिंग जो आप कह रहे थे कि IG और ADG में होता है, अब संभव नहीं है। अब अगर किसी IPS अफसर ने कमांडेंट के तौर पे पैरामिलिट्री फोर्स में 10 साल काम नहीं किया, शायद उसके DG बनना अब संभव ना होगा। जी, ऐसा लगता है मल्ही साहब? विक्रम साहब, एक्चुअली मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 6th पे कमीशन ने एक फार्मूला दिया नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का उन सारी सर्विसेज के लिए वहां पर जहां स्टैग्नेशन है और उनकी पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, वो सारे ऑल इंडिया सर्विसेज भी शामिल थी उसमें, और बाकी सर्विसेज सिविल सर्विसेज भी शामिल थी। तो तकरीबन 62 ऐसी सर्विसेज हैं कंट्री में जिनमें से 55 या 56 सर्विसेज को ये सुविधा दी गई। और BSF और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जब उन्होंने ये सुविधा मांगी गवर्नमेंट से थ्रू आवर DG, तो DG ने ही ये सपोर्ट नहीं किया जी। और उसके लिए हमें ना तो DG से रिलीफ मिला, ना तो गवर्नमेंट से रिलीफ मिला, और हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी और दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, लेकिन फिर भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज की लीडरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट, इन तीनों ने फैसला किया कि इस फैसले की अपील की जाए, और वो अपील अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और जहां तक कमांडेंट्स का, IPS कमांडेंट्स का आने का प्रावधान है, ऐसा अभी किसी फोर्स में भी, खासतौर पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज में कोई भी कमांडेंट रैंक के ऊपर कोई आया नहीं है, और DIG रैंक पे भी आना नहीं चाहते। जहां 20 वैकेंसी BSF में अवेलेबल हैं, वहां 2 या 3 अफसर आते हैं सिर्फ, जबकि IG रैंक के ऊपर एक भी वैकेंसी खाली नहीं होती। जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी में, और जो कि इनका भी गठन, BSF का गठन, आर्मी का गठन एकदम वैसा ही है। प्लाटून, सेक्शन, कंपनियां ज्यादा होती हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, इक्विपमेंट है, सब कुछ एक जैसा है। ITBP में भी उसी तरह यहाँ तक बिल्कुल, यस, सॉरी, आई एम ITBP, इवन फंडामेंटल राइट्स भी इनकी सस्पेंडेड है हमारी तरह, पुलिस की नहीं है। जी बिल्कुल। और जब मैं जब जवानों के स्थिति की बात कर रही थी, तो जवानों ने कहा कि नहीं, हम बात नहीं कर सकते मीडिया से, क्योंकि हमें परमिशन लेना पड़ेगा। ऑफिसर्स नहीं कर सकते। मैंने इसी फोरम में पहले भी कहा था कि हमारी फंडामेंटल राइट्स टोटली सस्पेंडेड हैं, ठीक है ना। इसके बावजूद जो कमांडेंट, हमारे यहाँ ये कहा जाता था पहले आर्मी में कि जो जिंदगी में एक ही बनना है वो है कमांडिंग ऑफिसर बन जाओ। परिपक्वता जो है अपनाई, जो
टेस्ट होती है वो कमांडेंट की टेस्ट होती जी। है, क्योंकि आपके नीचे डायरेक्टली उतने 1000 लोग होते हैं और आप उनको ट्रेनिंग करते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं, आप उनको ऑपरेशन में ले जाते हैं, उनकी जान की जोखिम लगाते हैं। तो कमांडेंट भी बाहर से नहीं आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तभी तो डायल्यूशन होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। आप एक अपनी बात पूरी करें तो मैं राव साहब के पास जरूर जाना चाहूंगी कि आखिर इस पूरे मसले को यदि देखा जाए सर तो पॉलिटिकल विल तो हमें दिख रहा है। एक छोटी सी चीज और इंक्लूड करना चाहेंगे जी। कि इसमें जो बात कही कि कमांडेंट लेवल पर री एंट्री या उससे पहले री एंट्री होनी चाहिए। एक सिस्टम हुआ करता था पहले के रिड्रेसल फोरम हुआ करते थे, जिस हर एक यूनिट में जो है मतलब जो जवान जो है अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने कंपनी कमांडर को, असिस्टेंट कमांडेंट को, डिप्टी कमांडेंट को बताया करते थे। अब वो सिस्टम ही बिल्कुल चौक हो गया है। अब कहने को तो कहते हैं कि साहब वार बेक बनाया है पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो कि वो इस चीज़ को देखेगा, लेकिन वो टोटली डिफंक्ट है। और शायद इसी वजह से जो जवान हैं बीएसएफ के और इस तरह के तमाम सेनाओं के जवानों ने कई बार हमने फ्रस्ट्रेशन देखा है उनका, और कई बार तो वो सोशल मीडिया में सामने आ जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, जिसको लेकर सरकारें भी काफ़ी त्योरियां चढ़ा रही हैं। मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? उसके बाद में मैं बताना चाहता था, हम अफसर्स के बारे में बात की, मैं जवान के बारे में हमारा बात करना चाहता हूँ। एक जवान जो बीएसएफ में ज्वाइन करता है, आईटीबीपी में ज्वाइन करता है, वो 20 साल तक अपना नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलता है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा कांस्टेबल्स जो रेजिग्नेशन देख के चले जाते हैं घर को, ये बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ में है। 20 साल तक कोई इंतजार नहीं करेगा हवलदार बनने के लिए। अंद बीच में जो लांसनायक नायक पोस्ट था उसको हटा दिया गया। अब इसलिए इनको 20 साल इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद आप देखेंगे जो कांस्टेबल्स हैं, वो मैं एक चीज बताऊंगा, एक हमारा मच्छल पोस्ट है एलओसी में, मच्छल पोस्ट है। मच्छल पोस्ट में एक हवलदार का सिर काट दिया गया और बीएसएफ का एक एएसआई को गोली मार दिया गया, वो शहीद हो गया। लेकिन वो जाने के बाद वो शहीद नहीं बना। जो मच्छल में आर्मी का जो जवान जो मार्टियर हुआ वो शहीद बना। बीएसएफ का एएसआई जो मरा वो शहीद नहीं बना और उसको उसके फैमिली को ओआरओपी नहीं मिला। ये चीज बहुत दुख लगता है। सेम पोस्ट में, सेम जगह पर ये बहुत भेदभाव है। दूसरा दूसरा इंसिडेंट बहुत बताना चाहूंगा। जब ये उत्तराखंड में जो है फ्लड आया था केदारनाथ वाला, उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 8 जवान जो है वो आईटीबीपी से थे एनडीआरएफ में, और 5 जो है एयरफोर्स के पर्सनल्स थे। वो क्रैश हुआ, ऑल डाइड। उसमें से 5 जो है वो तो मार्टायर डिक्लेयर हो गए, जो 8 हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मतलब एक ही तरह की ड्यूटी करते हुए वो शहीद हुए, लेकिन उनको शहीद का दर्जा कहीं नहीं देते। और यही चीज जो है एक मैं दूसरी चीज भी बताना चाहूंगा। नॉट ओनली आईटीबीपी, सीआरपीएफ का एक इंसिडेंट है जिसमें एक सेकंड इन कमांड, उसकी कैजुअलिटी हुई छत्तीसगढ़ में, और उसी एक ऑपरेशन में एक मेजर की कैजुअलिटी हुई। दोनों की डेड बॉडी एक ही एयरक्राफ्ट में दिल्ली पहुंची, और जो आर्मी ऑफिसर था उसके लिए जो है जो मिनिस्टर वह प्रेजेंट था वहां पर, और जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो ऑफिसर था जिसकी डेड बॉडी आई थी उसके लिए एक डीआईजी वहां प्रेजेंट था। और तमाम इतनी एनोमली क्यों है? ऐसे खबरें हमने देखी हैं अभी हाल में भी, जब बीएसएफ का जवान शहीद होकर अपने गांव पहुंचा तो उन्हें देखने कोई और नेता नहीं गया। और यही नहीं, जवानों की समस्याएं बस शहादत ही नहीं है, उनकी छुट्टियां यदि देखें तो बीएसएफ, आईटीबीपी या सीआईएसएफ के जो जवान हैं या सीआरपीएफ के जो जवान हैं जो शायद सबसे कम वक्त अपने परिवार के साथ गुजारते हैं, जबकि सेना या पुलिस वालों के लिए इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। देखिए, जैसे सर्विस रूल्स होते हैं, ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि ये इसको स्टेशन लेवल के ऊपर ही समझना चाहिए था। बट ये रवायत क्यों बनी है? क्योंकि जो सर्विस रूल्स हैं वो बनाता कौन है, बनते कहाँ हैं? एमएचए में बनते हैं और एमओडी में बनते हैं, और वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका। और ये सबसे बड़ी वजह। और शायद हम लोग आज भी लिखते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन वहाँ एक ऑफिसर पोस्टेड नहीं है।
तो एक है एमएचए में, एक है जरूर उनके, हाँ। उनके आप वो ये चीज लेकिन वो बताएंगे क्या? जी। देयर इज ए स्पेशल सेक्रेटरी फ्रॉम आईपीएस, बकायदा एक पोस्ट बनाया गया है अपने लिए लेकिन वो रखे हुए। आईपीएस है, तो शायद इसी वजह से वो दर्द समझ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम वही तो है। टेक्निकली क्योंकि ये Problem लीगल इशू वही बन है। जाता है अबाउट डिक्लेयरिंग हिम एज अ मार्टियर एंड ऑल दैट, जी। वो आएगा सर्विस रूल्स के अंदर आएगा। बिल्कुल। और वो जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सब dilute होता जा रहा है। आर्म फोर्स ऑफ यूनियन जो जी। है वो सिविल सर्विसेज में बदल गई। बिल्कुल। इसका बीएसएफ को reason पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो एक ये जो पूरी हमने समस्याएं देखी हैं जस्टिस राव, और ये भी देखा कि बीएसएफ ने तो कुछ चीज़ों के लिए दरवाज़ा भी खटखटा दिया है अदालत का, लेकिन वाकई इनके पास रास्ता क्या है? राजनीतिक रूप से तो इसका रास्ता निकालना बहुत मुफीद नहीं दिखता। बातें हो रही हैं लेकिन उसमें हुआ नहीं। क्या अदालत के दरवाजे के से कोई रास्ता निकलता है? See, my understanding of the police system I have seen as a judge and as a lawyer and all that. IPS officer is always a comfortable officer. Very perfunctory training he will go undergo station house officer and all that. Very perfunctory जी। for a few weeks or a few months, and thereafter he becomes superintendent of police. His duty is to say that I will manage the law and order. He will never involve in the investigation. Although Code of Criminal Procedure says that he should effectively supervise. जी। No effective supervision does. Always comfortable posting. As they said, at the lower levels of BSF, nobody wants to get a deputation. बिल्कुल, जी। It's only highest level where comfort is there. Such positions they will have. And besides that, they have got very happy rapport with the politicians in power. जी। This IAS and IPS. ऐसे में Healthy rapport. अदालत कैसे इन जवानों Healthy के दर्द- rapport with them. जी। And therefore they are always willing to yield and mutual. कह रहा था जी। तो ये नहीं कि पॉलिटिक्स में कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट इनको, It's a बहुत ज्यादा। mutuality. वो- It is mutual। It's a एक म्यूचुअल है, mutuality. म्यूचुअल है बिल्कुल। It's a लेकिन mutuality में is going क्योंकि on. अब हम लोग Mutuality is बिल्कुल going on. अंतिम दौर पर हैं अपने बहस के। That is the reason. I अदालत think की तरफ से क्या हो सकता है? Adalat, no, they have not gone to the court with all these comprehensive grievance. That's the difficulty. The officers of BSF and the whatever the discussion that has made, none of these grievances are being exposed in the court of law. If they go to the court of law, I am very sure that their grievances will be redressed and court will properly address to that and give them the relief. और विक्रम सिंह जी, हम लोग अब बिल्कुल अंतिम दौर पे एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरह से हमने तमाम अधिकारियों के दर्द को सुना है, जवानों के दर्द को सुना और समझा है कि कैसे शहादत होने तक पर भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार अंदर की व्यवस्था ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि बीइंग एन ऑफिसर किस तरह से आप लेंगे कि कैसे इन सशस्त्र सेना के लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए? क्या आपको लगता है कि अब सिस्टम को बदल देने की जरूरत है और बीएसएफ को कम से कम आजाद कर देने की जरूरत है, आईटीबीपी को आजाद कर देने की जरूरत है? मेरा अपना अभिमत यह है कि राष्ट्र पहले, हमारे जवान उसके बाद, और इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज की कोई संभावना नहीं है। जो सबके हित में हो, राष्ट्र हित में हो और हमारे फोर्स के हित में हो, हमें वो करना चाहिए। आज सुपर स्पेशलिटी के युग में जो भी आईपीएस अफसर इस योग्य नहीं है, जिसने कम से कम 10-15 साल पैरामिलिट्री फोर्स में गुजारे हो, वो कदाचित उपयुक्त नहीं है उस फोर्स का डीजी बनने के लिए। जी। जैसे हमारे विद्वान मित्रों ने कहा, लेकिन ये कह देना, इंग्लिश में हमारे किसी मित्र ने कहा था, मैं इंग्लिश में ही उसका उत्तर दूंगा, टू इमेजिन दैट द ट्रेनिंग ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इज परफंक्टरी एंड सुपरफिशियल इज absolutely way off the mark. This has stood the test of time of 150 years, and more IPS officers have died in the performance, in the call of duty, as they are second to none in the sacrifice on the altar of duty. And therefore to say and be dismissive that IPS officers are perhaps only cocooned in comfort level and self-aggrandizement would be a travesty of truth. It's my painful duty to contradict my learned friend. जी, मलिक साहब, आप इससे सहमत हैं? Please, I would like to reply. I would like to reply. As a judge of more than 30 years of experience, as a judge and also as Chief Justice, I have dealt with these police officers. I know how these police officers' functions and duties are conducted, and all these things, and how the rapport they maintain with the political power, and how comfortable they live. You see, any dange hote,
No IPS officer gets injured or anything. It's only constable or inspector, something like sub inspector. They are the targets of attack in the all the dange mein. No officers get hurt. जरूर है, पर बहुत No सारे ऐसे officers उदाहरण get हैं hurt. जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स ने भी गोलियां खाई हैं। Generalization and totally unacceptable. It's your opinion, sir. That's my opinion. You are entitled to have your opinion. लीगल केसेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एनएफएफयू के अलावा 2 केस और बीएसएफ के पेंडिंग हैं। एक हर सिविल सर्विस का 5 साल के बाद कार्डर रिव्यू होना चाहिए। बीएसएफ को एक सिविल सर्विस माना गया है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि 25 साल में एक बार भी कार्डर रिव्यू नहीं हुआ। और कार्डर रिव्यू करने के लिए बीएसएफ को फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही प्रॉम्प्ट हियरिंग करके एक बहुत ही अच्छी जजमेंट दी, और उसमें यह भी कहा कि कार्डर रिव्यू इस प्रकार से किया जाए कि कमांड लेवल पे ऊपर एज ब्रैकेट को कम किया जाए, सो दैट यंगर ऑफिसर्स कमांड में जा सकें। कार्डर रिव्यू तो किया गया, लेकिन इसका पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया गया। अभी भी 48 और 49 साल की उम्र के ही अफसर कमांडेंट तक पहुंच रहे हैं। जी। लेकिन ऐसे में जो जस्टिस राव ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो आप जो बाकी सशस्त्र बल हैं उनकी भी तो कमी है कि अपनी बात वो रख ही नहीं पा रहे हैं। क्या पूर्व तमाम ऑफिसर्स हैं वो मिलकर क्यों नहीं आ रहे हैं इस तरह की बातों को अदालत के सामने रखने के लिए? एग्जैक्टली एक और केस पेंडिंग है जिसमें आईपीएस की डेपुटेशन को भी चुनौती दी गई है। वो केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में, त्रिपुरा हाई कोर्ट में लड़ा गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। I have 3 issues which I would like to project. One is the pension. जी। 2004 के बाद जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन हो गई है फॉर ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस, विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड बिकॉज ऑफ द रीजन के हम लोग जिस हिसाब से डिप्लॉयड हैं 24/7 के लिए हम एम्प्लॉयड हैं 365 डेज, और हम 14 घंटे से 18 घंटे तक की ड्यूटी देते हैं, और एक लड़का जो ट्रेनिंग के बाद छत्तीसगढ़ में पोस्ट हो जाता है नक्सल ऑपरेशंस में या जे&के में पोस्ट हो जाता है और विद इन 1 मंथ उसकी कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसकी फैमिली को तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जी। दिस इज वन विच जो कि बहुत आवश्यक है कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और इसको देखा जाए। दूसरा जो मल्ली साहब ने पॉइंट उठाया कार्डर रिव्यू का, कार्डर रिव्यू और कार्डर स्ट्रक्चरिंग ये बार बार होती है और नेम सेक होती है, और जब भी इस प्रपोजल को भेजा जाता है तो मिनिस्ट्री से एक राइडर लग जाता है कि 0 बजटिंग आपका जो है प्रपोजल होना चाहिए। मतलब आप 50 पोस्टें कट कर दो और उसके अलावा में 10 पोस्टें आप ले लीजिए, तो दिस इज नॉट ए कार्डर रिव्यू, ये संतुलन ही नहीं बना, संतुलन नहीं बनता है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, ये सभी मेरे से एग्री करेंगे कि जो हमारे कार्डर ऑफिसर्स हैं उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से शुरू होते हैं, राइज करते हैं, उनको जो जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग सीट्स हैं उन पर नहीं बैठाया जाता, उनको साइड ट्रैक किया जाता है, उनका ऑपरेशंस दे दिया जाएगा, उनको किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया जाएगा जहाँ पर कि उनके कैलिबर या उनकी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग है वहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, तो हम जो कार्डर ऑफिसर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठाना बहुत आवश्यक है। ये इसी के लिए शायद, क्योंकि अब बिल्कुल वक्त कम है मिश्रा जी, यही शायद वजह है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तमाम रास्ते तो आप लोगों ने तलाश लिए हैं, फाइनल एक रास्ता आपने अदालत का लिया है, और जहां पर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी फैसला नहीं मिल पाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन में रहते हुए भी अदालत में अपनी बात रख सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं जनरल जी मेरे बगल में बैठ रहे हैं, वो जानते हैं ऑफिस में रहते हुए और नौकरी करते हुए कोई भी पैरामिलिट्री ऑफिसर नहीं जा सकता है, उसको इतना तकलीफ सहना पड़ेगा कि उसको रिजाइन करके घर जाना पड़ेगा। जी, वो उदाहरण हमने देखा है बिहार में, नहीं जा सकता है क्योंकि जब एक जवान ने खाने की बात कही तो किस तरह से उसके साथ आप देखिए होल फोर्स में उनके जब कोई लेफ्टिनेंट या कैप्टन होके ज्वाइन कर रहे हैं, वो जानता है कि इधर वो या उसके कोई बैचमेट जरूर एक दिन आर्मी का चीफ होके रिटायर करेगा। जब उनके कोई भी आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उनके बैच का, उनको पता है वो बैच का कोई भी आदमी डीजी होके ज्वाइन करेगा। हम लोग जितने अफसर्स पैरामिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, हमें ज्वाइन करते ही पता है हम जिंदगी में कभी भी
चीफ होकर के रिटायर नहीं कर सकते। तो ये पहले से ही डिमोरलाइज होकर के हम ज्वाइन, उसी वजह से आगे यही प्रॉब्लम होता है। हम आगे बढ़ नहीं जा सकते, हमको रोक दिया जाता है, हमका मुंह बंद किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ का सहारा क्यों ले। एक आर्म फोर्सेस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो यूनियन बनाए और जाए और कोर्ट में केस लड़े। अब आपको OROP का एक केस में नहीं टच करना चाहता था, हर पैतरा अप्लाई कर लिया, उसके बाद भी देखिए जो सर्विंग ऑफिसर नहीं गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स गए कोर्ट में, उसमें भी डिसीजन ठीक मिला। पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठाई गई, उन्होंने भी रेकमेंड किया कि करो, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेटिक एंगल डाल करके उसको टाल दिया गया और फिर पब्लिसाइज कर दिया गया कि हो गया है, और अभी एक रिजॉइंडर आया है कि सॉरी नहीं हुआ जी। और शायद कुछ ये दर्द इतना ज्यादा है, चाहे वो सेना कोई भी हो, और तमाम सशस्त्र सेनाओं का दर्द, जिसमें कि आर्मी के भी कई दर्द सामने आ रहे हैं, इसको कुछ ऐसे ही लिया जा सकता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इनका दर्द इतना ज़्यादा है कि इसको समझने में इतना वक्त लगेगा कि जब तक अधिकारी अपने जवानों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक BSF और ITBP जैसे संस्थानों को बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं चलने दिया जाएगा, तमाम अन्य जो बल हैं उनका हस्तक्षेप बंद नहीं होगा, तब तक शायद उनके जवानों के दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। और इसमें कहीं ना कहीं अदालत की राह से ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, सामाजिक इच्छा शक्ति है, वो पैदा हो। अदर नहीं तो कुछ और स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि हमने इस बहस में भी देखा। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जवान चाहे किसी भी बल का हो, जवान देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। अब वक्त ये है देश इन जवानों के लिए सोचे, चाहे वो किसी भी बल से कोई भी अधिकारी हो। यदि किसी भी तरह से डेपुटेशन पर ही किसी बल पर है, वो बल में है, तो वो अपने जवानों के लिए सोचे तो शायद स्थितियां कुछ बदल सकती हैं। लेकिन इसमें अब अदालत की ओर इन तमाम सशस्त्र बल के लोगों का, जवानों की नज़रें लगी हुई हैं कि कुछ राह यहाँ से ज़रूर निकलेगी। चलिए, आज इंडिया लीगल में एक संवेदनशील मुद्दे को हमने छूने की कोशिश की और इसे समझने की कोशिश की, इसके बहाने जवानों के दर्द को समझने की कोशिश की और अदालत के रास्ते को भी जानने की कोशिश की। अगले हफ्ते हम एक और अहम मुद्दा आपके सामने रखेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।